हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में इस समय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ठीक है, तो इसमें हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं आर्थोगोनैलिटी। आर्थोगोनैलिटी क्या होता है कि दो वेक्टर्स अगर हैं तो आर्थोगोनल होंगे, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है VF, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके हमने कोई दो वेक्टर्स ले लिए x और y, एनी टू वेक्टर्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, एंड x एंड y आर आर्थोगोनल इफ x कामा y जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसा उसमें नहीं पढ़ते वेक्टर में a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, तो a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वैसे ही तुम्हें चलता है कि x और y का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम कहते हैं कि x इज आर्थोगोनल टू y। एंड आल्सो हम इसका अगर बार ले लें तब भी ये जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है कि yx इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ अगर xy इज इक्वल टू जीरो है तो कहा जाएगा x इज आर्थोगोनल टू y। और यहाँ पर उसी के आगे हमने इसको देखिए घुमा के लिख दिया कि अगर हमने कॉन्जुगेट ले लिया तो जीरो पे बार तो लगेगा नहीं, जीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो ये xy बार क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं आप कि x इज आर्थोगोनल टू y, तो हियर y इज आर्थोगोनल टू x। इसका मतलब हो गया कि कोई दो वेक्टर हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, वे अगर आर्थोगोनल हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। दिस इज द कंडीशन, है ना, फॉर आर्थोगोनैलिटी। यही हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है, इसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस पर हम कुछ प्रॉब्लम आपको बताएंगे। देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है, वही डेफिनीशन है। आर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, लेट x एंड y बी एनी टू वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, या VF भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन x इज सेड टू बी आर्थोगोनल टू y, यानी x y के आर्थोगोनल होगा इफ x कामा y इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर आर्थोगोनलिटी, x इज आर्थोगोनल टू y। एंड ऑल्सो सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो जीरो पे बार लगेगा नहीं, जीरो बार जीरो ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेट सिमेट्री से क्या बन जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट फॉलोज दैट क्या, वाई इज आर्थोगोनल टू एक्स। यहाँ पे क्या था, एक्स इज आर्थोगोनल टू वाई, ये था। ठीक है, यहाँ पे लिखा था एक्स इज आर्थोगोनल टू वाई, यहाँ हो गया वाई इज आर्थोगोनल टू एक्स। Thus, the relation of orthogonality in an inner product space is symmetric। क्यों, x y के आर्थोगोनल और y x के आर्थोगोनल, तो ये हो गया सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है आर्थोगोनलिटी का वो सिमेट्रिक है। सो वी कैन से दैट टू वेक्टर्स x एंड y आर आर्थोगोनल टू ईच अदर इफ x y इज इक्वल टू जीरो। ईच अदर ये आर्थोगोनल होंगे जब इनका एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है। अब इसी पे कुछ प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, उनको आप देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिर इसके आगे फिर और भी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, आप समझते चलिए। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर x जो है y के आर्थोगोनल है तो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम x में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि बाय लीनियरिटी के x कामा वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई जीरो है तो ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, ये आपका जीरो बन जाएगा। तो के एक्स भी वाई के परपेंडिकुलर यानी आर्थोगोनल हो जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, इफ़ एक्स इज आर्थोगोनल टू वाई देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स इज आल्सो आर्थोगोनल टू वाई। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए, इफ़ के बी एनी स्केलर, के हमने कोई स्केलर ले लिया तो एक्स पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया के, यानी के स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू के एक्स वाई बाई लीनियरिटी। और एक्स वाई पहले से क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स इज आर्थोगोनल टू वाई। तो एक्स जब वाई के आर्थोगोनल है तो एक्स वाई तो जीरो होगा ही, तो हमने एक्स वाई की जगह पे क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्टली के एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर के एक्स इज आल्सो आर्थोगोनल टू वाई, यानी एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स इज आर्थोगोनल टू वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस के एक्स इज आर्थोगोनल टू वाई। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है
कि द जीरो वेक्टर, ध्यान दीजिए, जीरो वेक्टर इज आर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, यानी जितने भी वेक्टर हैं सभी को आर्थोगोनल होता है। कारण क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे? जीरो वेक्टर कामा एक्स, दिस में बी रिटर्न है जीरो इंटू जीरो वेक्टर कामा एक्स, बाय लीनियरिटी जीरो बाहर ले लिया, जीरो वेक्टर एक्स। अब बताएं ये जीरो हो गया कि नहीं? तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखें कि जीरो कामा एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स, और एक्स क्या है? एनी वेक्टर ऑफ वी, यानी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। तो ये दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीन दोनों पॉइंट से क्या समझ में आया कि अगर x जो है y के आर्थोगोनल है तो x का स्केलर मल्टीपल भी y के आर्थोगोनल होगा। दूसरी बात यह है कि जो जीरो वेक्टर होता है वो एवरी वेक्टर के आर्थोगोनल होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप जो है कॉपी कर लें। अब देखिए दो छोटी डेफिनेशन ये भी आप देख लीजिए। इसमें एक है वेक्टर आर्थोगोनल टू ए सेट, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए आपका जो है V, थोड़ा सा आपको फिगर से समझाते हैं, है ना। V यहाँ पर आपका एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है V, और S यहाँ पर इसका जो है एक सबसेट है। ठीक है, X सबसेट हो गया। अब यहाँ पे जो सबसेट है ये तो S में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 2, 20, 25 जितने भी हैं, उसमें x जो एलिमेंट है ना, ये x जो एलिमेंट है वो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के साथ आर्थोगोनल हो, यानी x इज आर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ s विच इज सबसेट ऑफ v। देन आपका जो ये कहलाएगा x, वो इस s का आर्थोगोनल कहलाएगा, यानी वो जो वेक्टर है वो आर्थोगोनल कहलाएगा टू ए सेट, यानी x इज कॉल्ड, यानी इस एलिमेंट को ध्यान दीजिए, x इज कॉल्ड द आर्थोगोनल टू द सेट s। क्यों? क्योंकि उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट्स थे, और वो 5 एलिमेंट्स से इनसे भी x जो है आर्थोगोनल है, इससे भी आर्थोगोनल, इससे भी, पांचों से, है ना। अगर वो आर्थोगोनल है तो पूरे सेट से वो आर्थोगोनल रख रहा है, तो कहा जाएगा कि x इज आर्थोगोनल टू द सेट। ठीक है, s, और s इज सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ये यहाँ पर देखिए लिखा गया, हेडिंग में ध्यान दीजिए, वेक्टर। तो वेक्टर जो है आर्थोगोनल टू ए सेट, ऐसे तोड़िए, वेक्टर आर्थोगोनल टू ए सेट, इसका मतलब हो गया कि सेट से, पूरे सेट का आर्थोगोनल हो जाए वो कोई वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी गई है कि लेट x बी ए वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। V का कोई एक एलिमेंट है, एक वेक्टर है x है ना, और वो है क्या? एंड लेट S बी ए सबसेट ऑफ V, S जो है V का सबसेट है। देन x इज सेट टू बी आर्थोगोनल टू S, x जो है वो S का आर्थोगोनल कहलाएगा। कब? शर्त यह है इफ इट इज आर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन S। ठीक है, ये हो गया। तब हम x को बोलेंगे कि द वेक्टर x इज आर्थोगोनल टू द सेट S। एक तो ये हमने आपके सामने कर दिया। अच्छा चलिए, तो ये आप समझिए, इसको पढ़िए अच्छे से, समझ में आएगा। और दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर आर्थोगोनल सेट। अभी आर्थोगोनल सेट क्या होगा? आर्थोगोनल सेट ये है कि हमने यहाँ पे अगर कोई एक वेक्टर स्पेस बना लिया, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया V। ठीक है, ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है। यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया, इसका सबसेट ले लिया S, यानी S इज सबसेट ऑफ V ले लिया। अब यहाँ पे X में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब म्यूचुअल क्या हों, जैसे मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, सब म्यूचुअल आर्थोगोनल हों, यानी एक दूसरे के आर्थोगोनल हों। यानी जैसे मान लो ले लिया हमने, यहाँ पे एलिमेंट है x, y, z, 3 एलिमेंट है थोड़ी देर के लिए, तो x इज आर्थोगोनल टू y, y x, x z, z x, y z, z, यानी सभी जो है आपस में आर्थोगोनल हों, तब हम इस सेट को क्या बोलेंगे? आर्थोगोनल सेट ऑफ V बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से विशेष सेट बनाया जाए कि एक ऐसा सबसेट हो कि जिसके कोई भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर्थोगोनल हों, तो पूरे सेट को हम बोलते हैं कि वो V का एक आर्थोगोनल सेट है। अब देखिए ये चीज़ आपने यहाँ लिखी है, लेट S बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स
इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, यानी V में S कोई एक जो है वो सेट है या सबसेट कह सकते हैं। देन S इज सेट टू बी एन आर्थोगोनल सेट, उसी को हम आर्थोगोनल सेट बोलेंगे S को। इफ एनी टू डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, इनमें कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S आर आर्थोगोनल, यानी S में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी दो डिस्टिंक्ट आप एलिमेंट्स ले लीजिए तो वो आर्थोगोनल होने चाहिए। तो हम इस S को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एन आर्थोगोनल सेट ऑफ V। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम ले रहे हैं ऑर्थोगोनल पर, इसको देखिए, अच्छा प्रॉब्लम है आपके लिए। ये कह रहे हैं सो दैट टू वेक्टर्स x एंड y इन ए कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस कॉम्प्लेक्स फील्ड पर डिफाइंड है ना, ये ध्यान रखना। आर आर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, आपको ये दिया गया है नॉर्म है ना, स्क्वायर ऑफ नॉर्म अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू दिस मच, इतना दिया है। फॉर ऑल पेयर्स ऑफ स्केलर्स अल्फा एंड बीटा, ये दे दिया उन्होंने। तो कहा इफ़ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर x और y आर्थोगोनल हैं तो ये प्रूव करिए, फिर अगर ये ट्रू है तो एक्स वाई आर्थोगोनल हो, यानी आपको ये थ्योरम दो बार प्रूव करनी पड़ेगी, एक बार सीधे एक बार कन्वर्सन उल्टा, है ना। तो चलिए प्रूव करते हैं। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि एक्स वाई और आर्थोगोनल हैं, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ थोड़ी चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ वी हैव लिख दीजिए, ये है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई नॉट स्क्वायर, ये लिखा जाएगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। हम जानते हैं नॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ एक्स के स्थान पर कौन है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये लिख दिया। अब आप चाहें तो इसको अल्फ़ा एक्स भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा एक्स कामा अल्फ़ा एक्स, फिर प्लस हो जाएगा ये बीटा वाई, जैसे ये अल्फ़ा एक्स बीटा वाई भी लिख दीजिए, थोड़ा डिटेल कर दीजिए, चाहे ऐसे तोड़ दीजिए तभी चल जाएगा। फिर ये टूटेगा बीटा वाई और ये बीटा वाई अल्फ़ा एक्स, और ये टूट जाएगा बीटा वाई कामा बीटा वाई। ऐसा भी आप तोड़ सकते हैं। कैसे, अल्फ़ा एक्स बीटा वाई, फिर बीटा वाई अल्फ़ा एक्स और बीटा वाई, चाहे तो ऐसे तोड़ दें, या फिर आप जो है 1 बाय 1 लीनियरिटी करके लगाएं तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए। अब ये अल्फ़ा एक्स सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं नॉर्म अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे पहले अल्फ़ा बाहर आएगा फिर बीटा बाहर आएगा, तो जब अल्फ़ा बाहर आएगा तो ये अल्फ़ा सीधे आ जाएगा, जब बीटा उधर सेकंड कोऑर्डिनेट से बाहर आएगा तो इस पर बार लग जाएगा, मालूम है आपको, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, बीटा ऐसे बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा सेकंड से आएगा तो बार लग जाएगा, और ये वाई एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस ये नॉर्म बीटा वाई स्क्वायर। क्योंकि हमको अल्फ़ा एक्स स्क्वायर पूरा लाना है तो हमने इसको डायरेक्ट ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका जो एक्स वाई है तो दिया गया है एक्स और वाई आर्थोगोनल है, तो एक्स वाई जो इनर प्रोडक्ट है ये आपका 0 हो जाएगा, तो उसके अनुसार वाई एक्स भी 0 हो जाएगा, ईच अदर होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप इसको जो है एक बार ऐसे लिख लो, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा बार एक्स कामा वाई प्लस बीटा अल्फ़ा बार, इसको भी लिख सकते हो एक्स कामा वाई बार, और प्लस हो जाएगा नॉर्म बीटा वाई स्क्वायर। ये हमने लिख दिया कि वाई एक्स जो होगा वो एक्स वाई बार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, ये अल्फ़ा एक्स बीटा वाई, जो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई नाम का स्क्वायर करके इसको इस डेफिनेशन से लिख दिया। फिर अल्फ़ा एक्स बीटा वाई अल्फ़ा एक्स और बीटा वाई थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है एक लाइन,
है ना। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम सेम हैं तो नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम है ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये अल्फ़ा बाहर आएगा लीनियरिटी से और बीटा जब यहाँ से बाहर जाएगा सेकंड से तो उस पर कॉन्जुगेट लग जाता है लीनियरिटी से। ऐसे बीटा देखिए बाहर आएगा, अल्फ़ा सेकंड से जाएगा तो बाहर लग जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक्स वाई के बाद यहाँ वाई एस लिखा था उसको हमने कॉन्जुगेट सिमेट्री से एक्स वाई बार लिख दिया। इतना रिजल्ट आपके सामने आया है। यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लें फिर आगे बताते हैं। इसको कॉपी करिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसको नॉर्मल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बार इंटू 0 प्लस बीटा अल्फ़ा बार इंटू 0 प्लस बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर। यहाँ लिख दिया जाएगा कि सिंस एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल सो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स वाई कॉन्जुगेट भी 0 होगा। तो उस तरह से आपका एक्स वाई 0 हो गया और एक्स वाई बार 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा नॉर्म अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर, ठीक है। पहला पार्ट आपका जो है ये प्रूव हो गया। यानी हम सीधा लेके चले कि अगर एक्स वाई ऑर्थोगोनल हैं तो ये रिजल्ट ट्रू है। इतना आ गया। अब हम कहेंगे कि अगर ये ट्रू है तो एक्स वाई ऑर्थोगोनल प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। इस तरह से आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इतना पूरा जो है आप कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ाते हैं। इसका कन्वर्स पार्ट लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये एक नंबर दे देते तो अच्छा था, इसको भी नंबर दे दो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये नॉर्म स्क्वायर, इसे कोई हम नंबर दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए क्योंकि जब उसको होल्ड कराएंगे तो ये रिजल्ट हमें चाहिए, है ना। इसको कायदे से एक बार ऐसे लिख लेते तो और अच्छा था। चलिए कोई बात नहीं है, नंबर 1 कर दीजिए, बस कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आप फिर से समझिए, ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला था तो हमने 1 कर दिया। 1 जो मिला था इस पर हमने जब ये कहा कि x एंड y आर ऑर्थोगोनल तो यहाँ पर एक्स वाई और ये एक्स वाई बार दोनों 0 हो गए तो ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब हम उल्टा चल रहे हैं कि अगर ये होल्ड करता है तो फ्रॉम 1 तो कन्वर्सली चलिए। इफ़ इसको हम 2 करेंगे तब if equation number 2 holds then from 1। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर 2 होल्ड करता है तो इसको अब यहाँ पे यूज करिए। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर ये रख दीजिए, इसकी जगह पर ये आपका पूरा वैल्यू रख दीजिए। तो फ्रॉम 1 ये हो जाएगा नॉर्म अल्फ़ा एक्स, हम वैल्यू रख के दिखा दे रहे हैं, है ना, इससे आपको दिक्कत ना हो। इज इक्वल टू नॉर्म अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बार एक्स वाई प्लस बीटा अल्फ़ा बार एक्स वाई बार और प्लस ये हो जाएगा बीटा वाई नॉर्म स्क्वायर। अब आप दोनों साइड से ये टर्म स्क्वायर टर्म यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा बार एक्स कामा वाई प्लस, इसको भी चाहो तो अल्फ़ा पहले लिख लो, अल्फ़ा बार बीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिल गया। इसको हमने कोई नंबर दे दिया 3। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 केस हम अप्लाई करेंगे। एक बार में हम यहाँ रियल लाएंगे, एक बार इमेजिनरी लाएंगे। जैसे जेड में 2 पार्ट होते हैं, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स आपका रियल हो गया, वाई यहाँ पर इमेजिनरी हो गया। तो 2 पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, वो देखिए कैसे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ लिया जाएगा पुटिंग
अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, ये लेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। तो आप जानते हैं अल्फ़ा जब 1 रखेंगे और बीटा पे 1 रखेंगे तो 1 पे बार मतलब 1 ही होता है ना, क्योंकि रियल नंबर है तो उस पर कोई कॉन्जुगेट लगेगा नहीं, इसलिए वो 1 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एक्स वाई, अरे भाई 1 और 1 बार 1 ही होगा तो 1 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार इज इक्वल टू 0, ऐसे समझ लीजिए। तो ये x प्लस एक्स वाई बार, तो आप बताएं z और प्लस z बार क्या होगा। तो आप जानते हैं x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई इज इक्वल टू बनता है 2x, इसको बोलते हैं 2 रियल ऑफ z, ऐसे बोलते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 रियल ऑफ z की जगह पर एक्स वाई है, तो रियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स हो गया रियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने दे दिया नंबर 4। ये रिजल्ट हमें मिला कब, जब हमने अल्फ़ा 1 ले लिया और बीटा 1 ले लिया। थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, एक सेटिंग है वो, उससे ये बनाया गया है। तो रियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इतना पहले आप कॉपी कर लें। ठीक है, एक बार रिपीट कर दें, इफ़ 2 होल्स, यानी 2 हमने होल्ड कराया, तो जब 2 होल्ड कर गया तो हमने समीकरण नंबर 1 में, है ना, ये वैल्यू रखी जो था, तो जब रख दिया तो ये सारे स्क्वायर टर्म कट गए दोनों ओर से, इतना बच गया, ये हम लेके बाहर आ गए। यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1 कर दिया तो आपको एक्स वाई का बार 0 मिल गया। तो हमने यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया कि z प्लस जेड बार अगर ऐसा है तो 2x आता है, व्हाट इज x, रियल ऑफ z। तो उसी तरह से जहाँ z है वहाँ पे xy लिखा हुआ है, तो xy का बार 2 रियल ऑफ दिस, तो 2 0 क्यों भेज दीजिए, तो रियल ऑफ xy इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो xy का रियल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर दिया, अब इसको जो है कॉपी करिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू आपको नाउ अगेन लेट अल्फा इज इक्वल टू आई एंड बीटा इज इक्वल टू 1, है ना, फ्रॉम 3। ये क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई, बीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 पे बार 1 ही होगा, तो जाएगा एक्स वाई और प्लस अल्फ़ा पे बार, तो आई पे बार इंटू 1 और एक्स वाई बार इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। देखिए ध्यान से, अल्फ़ा पे आई, बीटा बार 1, तो बीटा तो 1 हो गया, है ना, और एक्स वाई प्लस अल्फ़ा पे आई पे बार और बीटा 1, तो 1 नहीं लिखा हमने, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि आई पर जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है माइनस आई, या अच्छी तरह जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये आई एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार इज इक्वल टू 0। आप आई जो है कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और माइनस एक्स वाई बार इज इक्वल टू 0। आई 0 के नीचे चला जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार इज इक्वल टू 0। अब ज़रा यहाँ क्लियर करिए ये आया क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हम z में z बार माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, x माइनस आई, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये आ जाएगा 2i y, जिसको लिख सकते हैं 2i इमेजिनरी ऑफ z, ये मिलेगा आपको z माइनस जेड बार। 2i y क्या है, इमेजिनरी ऑफ z। तो यहाँ पे z की जगह पे क्या आया, ये देखिए, z की जगह पे xy दिख रहा था, ये क्या हो जाएगा 2i इमेजिनरी ऑफ xy इज इक्वल टू 0। 2i 0 के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा i इमेजिनरी ऑफ xy इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा नंबर 5। ठीक है, एक रिजल्ट हमने यहाँ से ले लिया।
तो रियल ऑफ एक्स वाई भी 0 है, इमेजरी ऑफ एक्स वाई भी 0 है। इसको आप पहले कॉपी कर लें, फिर दोनों को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कॉपी करिए। ये सब अच्छे प्रॉब्लम हैं, तैयार करिए। अब क्या मिलेगा, ध्यान दो। नाउ अब हम एक्स वाई पे आते हैं कि हमारा एक्स वाई है क्या। एक्स वाई को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू इमेजिनरी ऑफ एक्स वाई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू एक्स क्या है, रियल ऑफ z, आई इंटू वाई क्या है, इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये z इज इक्वल टू रियल ऑफ z प्लस आई इंटू इमेजिनरी ऑफ z। तो जहाँ पे z है वहाँ पे कौन है, एक्स वाई। तो क्या लिख दिया हमने, रियल ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू इमेजिनरी ऑफ एक्स वाई। रियल ऑफ एक्स वाई 0 आया है, इमेजिनरी ऑफ एक्स वाई भी 0 आया है। तो यहाँ पर आ गया x कामा वाई इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से लाए आप, फ्रॉम 4 and 5। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने देखा कि इनर प्रोडक्ट जो आया है x कामा वाई, ये 0 आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि x इज ऑर्थोगोनल टू y। तो विच इम्प्लाइज दैट x इज ऑर्थोगोनल टू y, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने पहले केस में क्या लिया कि अगर x y के ऑर्थोगोनल है तो हमने वो कंडीशन नंबर 2 होल्ड करा दी, दोनों ने कही थी। और फिर हमने कंडीशन नंबर 2 ले लिया और ये करा दिया कि x इज ऑर्थोगोनल टू y। तो ये थ्योरम आपकी, ये प्रॉब्लम जो है प्रूव हो गया। ठीक है, तीसरा और भी हम प्रॉब्लम को बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने आपको जो है ऑर्थोगोनलिटी यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर बता दिया, वेक्टर टू ऑर्थोगोनल सेट बता दिया, ऑर्थोगोनल सेट बता दिया। इसके बाद जो एक प्रॉब्लम हमने इसमें शो कर दिया है, और प्रॉब्लम इसमें हम और बताएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको तैयार करिए, नेक्स्ट लेक्चर में देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।